Hello student, today I am going to teach a new chapter and chapter name is chemical kinetics। तो केमिकल काइनेटिक को समझने से पहले हम कुछ पीछे जो चैप्टर पढ़ चुके हैं क्लास 11th में, जैसे हमने देखा है कि थर्मोडायनेमिक्स क्लास 11th में पढ़ा है। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है, इक्विलिब्रियम क्या बताता है, फिर ये फिजिकल केमिस्ट्री का ही चैप्टर है केमिकल काइनेटिक। तो क्लास 11th में हमने थर्मोडायनेमिक्स में क्या देखा, थर्मोडायनेमिक्स ये हमको बताता है कि फिजिबिलिटी ऑफ ए रिएक्शन, कोई रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है, कोई रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं है। तो वहाँ पे हम थर्मोडायनेमिक्स में क्या करते हैं, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी वहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। इफ़ चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी लेस दैन 0, तो हम वहाँ कह सकते हैं कि ये रिएक्शन क्या है, फिजिबल है, यानी खुद से हो सकता है। और फिर इक्विलिब्रियम में हमने क्या देखा था क्लास 11, एक्सटेंड टू व्हिच ए रिएक्शन विल प्रोसीड, कोई रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होगा कि बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होगा और किस एक्सटेंट तक प्रोसीड होगा, हमने इसको इक्विलिब्रियम में पढ़ा। तो केमिकल काइनेटिक्स मतलब क्या होता है, मोशन या स्पीड, मोशन और स्पीड। तो केमिकल काइनेटिक्स क्या करता है, स्पीड ऑफ ए रिएक्शन, ये तो रिएक्शन की स्पीड बताता है और जिसको कहते हैं रेट्स ऑफ रिएक्शन। तो सिंपली अगर इसका हम डिफिनेशन लिखना चाहें तो केमिकल काइनेटिक्स का डिफिनेशन लिखना चाहें तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट एंड देयर मैकेनिज्म। मतलब वो केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो किसी रिएक्शन का रेट निकालता है और जो किसी रिएक्शन का रेट एंड मैकेनिज्म के बारे में बताता है, वो केमिकल काइनेटिक्स कहलाता है। तो केमिकल काइनेटिक्स में जो हमको टॉपिक यहाँ पढ़ना है, जो सिलेबस है, पहला टॉपिक है रेट ऑफ रिएक्शन। फिर इसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन में हमको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ना है, एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, तो कौन कौन से फैक्टर रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, पहला कंसंट्रेशन, दूसरा टेम्परेचर, तीसरा जो है कैटलिस्ट। फिर इसमें पढ़ना है ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन, रेट लॉ एंड स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। फिर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन एंड रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन एंड रेट लॉ, ये 0 ऑर्डर का पढ़ना है एंड फर्स्ट ऑर्डर का पढ़ना है। और फिर इसमें से जो टॉपिक रिड्यूस कर दिया गया है, 3 पॉइंट यहाँ से रिड्यूस किया गया है, 3 टॉपिक, जैसे कंसेप्ट ऑफ कोलिजन थियरी, एक्टिवेशन एनर्जी एंड आर्हीनियस इक्वेशन। ये 3 टॉपिक्स को आपके पोर्शन से इस ईयर के लिए रिड्यूस कर दिया गया, उसको डिलीट कर दिया गया, मतलब बाहर निकाल दिया गया है। तो बाकी जो आपको टॉपिक बताएं उसको आपको पढ़ना है, यानी आप देखेंगे सिलेबस में देखेंगे तो कहीं से जो लास्ट वाले 3 टॉपिक्स हैं उसको जो है रिड्यूस कर दिया है, बाकी पोर्शन आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम चलो स्टार्ट करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन जैसे आप निकालते हैं, स्पीड निकालते हैं फिजिक्स में, स्पीड का डिफिनीशन क्या होता है, चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, मतलब जो डिस्टेंस में पर यूनिट टाइम चेंज होता है तो उसको क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन में यहाँ क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। और किसमें कंसंट्रेशन, यहाँ पे जानते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट होता है या प्रोडक्ट होता है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स आर प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में पर यूनिट टाइम जो चेंज होगा वही क्या कहलाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। तो चेंज इन कंसंट्रेशन रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। तो किसी रिएक्शन का हमको रेट निकालना है तो वहाँ पे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में जो टाइम के साथ जो चेंजिंग होगी वही क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालने से पहले हम यहाँ पे स्पीड के आधार पे अगर हम रिएक्शन को डिवाइड करें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट इज वेरी फास्ट रिएक्शन, सेकेंड इज वेरी स्लो रिएक्शन, थर्ड टाइप इज मॉडरेट रिएक्शन। तो वेरी फास्ट रिएक्शन, तो जो रिएक्शन काफ़ी फास्ट होते हैं,
जो रिएक्शन काफ़ी फास्ट होते हैं, तो वहाँ पर भी जैसे हम ये अगर रिएक्शन के आधार पर डिवाइड करें, स्पीड के आधार पे हम रिएक्शन को डिवाइड करें, तो पहला हो जाएगा वेरी फास्ट रिएक्शन। वेरी फास्ट रिएक्शन में यानी वेरी फास्ट रिएक्शन में क्या होता है, जैसे आयनिक रिएक्शन होता है, यानी पहला वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन या फास्ट रिएक्शन लिखिए, वेरी फास्ट रिएक्शन। तो वेरी फास्ट रिएक्शन में जैसे आयनिक रिएक्शन होता है, आयनिक रिएक्शन, आयनिक रिएक्शन जो होते हैं वे वेरी फास्ट होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन सिल्वर नाइट्रेट के एक्वस सॉल्यूशन से रिएक्शन करता है, सिल्वर नाइट्रेट के एक्वस सॉल्यूशन से रिएक्शन करता है, तो क्या फॉर्मेशन होगा, देखो यहाँ पे ये ऑलरेडी पहले ही अपने सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन में आयनों के रूप में चेंज रहते हैं, और ये रिएक्शन काफ़ी फास्ट होता है ना। तो ये जैसे क्या हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा, ये इसके साथ चला जाएगा, जैसे आप जानते हैं ना, पीछे पढ़े हैं क्लास 10 में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ क्या होगा, सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट ऑब्टेंड होगा और AgCl एंड सोडियम नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन। तो ये रिएक्शन, दिस रिएक्शंस आर वेरी फास्ट, ये इतना फास्ट होता है कि हम यहाँ पर इसका रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो जो रिएक्शन काफ़ी फास्ट होते हैं वहाँ पर हम रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो यहाँ हम लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी रेट ऑफ रिएक्शन ROR कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, कैन नॉट बी कैलकुलेटेड या डिटरमाइन, कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, सॉरी वेरी स्लो रिएक्शन लिखिए इसको, वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन में क्या लेंगे, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन होता है ना, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये क्या करता है, टेक लॉट्स ऑफ टाइम, टेक लॉट्स ऑफ टाइम। आप जानते हैं कि आयरन की रस्टिंग जो है काफ़ी टाइम लेती है, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है, केमिकल चेंज है, केमिकल रिएक्शन है, तो ये काफ़ी समय लेता है। तो यहाँ पर भी रेट ऑफ रिएक्शन को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो थर्ड टाइप का रिएक्शन है मॉडरेट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन मतलब जो न तो बहुत फास्ट होगा न तो बहुत ही स्लो होगा। थर्ड टाइप रिएक्शन इज मॉडरेट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन। तो जो हम रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ कैलकुलेट करेंगे वो मॉडरेट रिएक्शन का ही कैलकुलेट करेंगे, है ना। जैसे हम कोई सिंपल सा एग्जांपल ले लें, जैसे N2 नाइट्रोजन गैस रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस टू फॉर्म अमोनिया गैस। यहाँ क्या होगा, जैसे जानते हो कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, तो यहाँ क्या होगा कि बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, है ना। यहाँ क्या होगा, नाइट्रोजन के एटम के बीच में क्या होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, हाइड्रोजन के एटम के बीच में क्या होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, फिर ये बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, फिर बॉन्ड फॉर्मिंग होगा यहाँ पे। तो इसमें क्या होगा, इसमें टाइम लगता है। तो यानी जैसे आप जानते हैं कि नाइट्रोजन N ट्रिपल बॉन्ड N इस तरह से होगा, हाइड्रोजन के बीच में ये सिंगल बॉन्ड होता है, फिर यहाँ NH3 इस तरह से होगा, NH। तो यहाँ क्या होगा, देखो यहाँ दोनों जगह क्या होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, यहाँ ये दोनों क्या करेंगे,
बॉन्ड ब्रेकिंग होगा और यहाँ क्या होगा, बॉन्ड फार्मिंग होगा। तो बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फार्मिंग में टाइम लगेगा, तो इसलिए इस रिएक्शन को कहते हैं मॉडरेट रिएक्शन। और इसी टाइप के रिएक्शन का हम रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं, यानी मॉडरेट रिएक्शन का ही हम रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन कर सकते हैं। बाकी जो रिएक्शन बहुत फास्ट होते हैं या बहुत स्लो होते हैं, हम उनका रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो आप उसको अब यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन हम निकालेंगे, एवरेज एंड इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो दो टाइप के रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को इस तरह से भी लिखा जाता है ROR, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। पहले हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं इसको देख लेते हैं, फिर बाद में हम आपको बताएंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं। तो पहले कोई एक इक्वेशन लिखते हैं, जैसे 2A + 3B, 2A + 3B और ये 5C, 5C। तो यहाँ देखिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन ROR इज इक्वल टू -1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन डेल्टा T, डेल्टा A अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू -1/3 डेल्टा B, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू +1/5 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन डेल्टा T। देखो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे निकालें, कोई रिएक्शन है, यहाँ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 2 है, 2 3 5 है, तो कैसे रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू -1/2 डेल्टा A अपॉन डेल्टा T, है ना, इज इक्वल टू -1/3, ये देखो यहाँ पे 3 है तो क्या कर दिए -1/3 डेल्टा B अपॉन डेल्टा T, और इज इक्वल टू इसको इस तरह से भी कर सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन +1/5 डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। यहाँ पे क्या किए हैं कि जब रिएक्टेंट के टर्म में हम रेट ऑफ रिएक्शन को लिखे हैं, यहाँ पे रिएक्टेंट 2 है, प्रोडक्ट 1 फॉर्म हो रहा है। जब रिएक्टेंट के टर्म में लिखे हैं तब माइनस यहाँ लिखे हैं, जब प्रोडक्ट के टर्म में लिखे हैं तो प्लस लिखे हैं। तो रिएक्टेंट के टर्म में माइनस क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये देखो कि रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा कि जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या होता है, डिक्रीज होता है। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो होता है वो टाइम के साथ घटता जाता है यानी डिक्रीज होता है। तो इसलिए यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन माइनस करने की जगह यहाँ पे हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इस साइड में माइनस रखते हैं। तो यानी इसको इस तरह समझ सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज विथ टाइम, तो इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे हम माइनस रखे हुए हैं, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है। और प्रोडक्ट वाले में प्लस लिखे हुए हैं क्योंकि जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन होता है वो टाइम के साथ क्या करता है, इंक्रीज करता है, इसलिए यहाँ पे प्लस लिखा गया है ना। और कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सेकंड 2x + 3y, 2x + 3y, और ये सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है Z, है ना। तो यहाँ देखो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, ROR इज इक्वल टू -1/2 डेल्टा X अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू -1/3 डेल्टा Y अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू, अब प्रोडक्ट के टर्म में लिखेंगे +1/1 या 1 लिखिए, +1/1
डेल्टा जेड अपान डेल्टा टी। तो रिएक्टेंट के टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा निगेटिव रहेगा, क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या करता है, डिक्रीज करता है ना। तो इसलिए यहाँ माइनस लिखने की बजाय हम माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन हमेशा टाइम के साथ क्या करता है, इंक्रीज करता है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा। तो ये हो गया ये रेट ऑफ रिएक्शन। और जो ये रेट ऑफ रिएक्शन है, हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं, अभी हम इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने बताया कि रेट ऑफ किसी भी रिएक्शन में, कोई रिएक्शन आपको दिया है तो यहाँ देख के आप लिख सकते हैं कि देख के आप बता सकते हैं या लिख सकते हैं कि उसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं। जैसे 2a + 3b से 5c का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ 2, 3, 5 क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू -1/2 डेल्टा a अपान डेल्टा t इज इक्वल टू -1/3 डेल्टा b अपान डेल्टा t। ये जब रिएक्टेंट के टर्म में लिखेंगे तो माइनस लिखेंगे, जब प्रोडक्ट के टर्म में लिखेंगे तो प्लस लिखेंगे, इज इक्वल टू +1/5 डेल्टा c अपान डेल्टा t। इसी तरह से ये सेकंड वाला 2x + 3y, z का फॉर्मेशन हो रहा है, 2x + 3y और z का यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2 डेल्टा x अपान डेल्टा t, क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 2 है, इज इक्वल टू -1/3 डेल्टा y अपान डेल्टा t इज इक्वल टू +1/1 डेल्टा z अपान डेल्टा t, है ना। अब यहाँ पे हम कुछ और बातें करेंगे कि रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होता है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं किसी भी रिएक्शन में अपीयरेंस क्या होगा, डिसअपीयरेंस क्या होगा, इसको भी आपको जानना यहाँ पे ज़रूरी है। तो जैसे हम सेकंड वाले रिएक्शन का हम दिखा रहे हैं, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ अपीयरेंस, तो पहले हम रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ, तो किसी भी रिएक्शन में अपीयर कौन होगा, अपीयर कौन होता है, प्रोडक्ट होता है, डिसअपीयर कौन होता है, रिएक्टेंट होता है। यानी रिएक्टेंट धीरे धीरे खत्म होता है, यानी रिएक्टेंट डिसअपीयर होता है, और प्रोडक्ट क्या होता है, अपीयर होता है। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ, अब यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है, जेड, है ना, जैसे हम कहते हैं, यानी दूसरे वाले रिएक्शन का रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा जेड, यानी डेल्टा जेड अपान डेल्टा टी, डेल्टा जेड अपान डेल्टा टी। तो एंड और प्रोडक्ट और रिएक्टेंट क्या होता है, डिसअपीयर होता है, तो यहाँ लिख सकते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ, अब यहाँ पे क्या है, x है ना, तो x एंड y क्या है, रिएक्टेंट है। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा x अपान डेल्टा t, डेल्टा x अपान डेल्टा t। एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ y, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ y इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा y स्क्वायर ब्रैकेट अपान डेल्टा t। यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि जब अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस की बात होगी तो आपको माइनस का यूज नहीं करना है। तो यहाँ आपको ये बताना, मतलब केवल बता रहा है कि उसका रेट मतलब डिसअपीयरेंस का रेट क्या है एंड अपीयरेंस का रेट क्या है। तो यहाँ पर हम माइनस प्लस का यूज नहीं करेंगे, ना ही हम स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का यूज करेंगे। तो और एक बात जानते रहे कि एक बात आप जानते रहिए कि जो अपीयरेंस होता है हमेशा वहाँ प्रोडक्ट होगा, मतलब वहाँ पर कोई न कोई प्रोडक्ट होगा, और डिसअपीयरेंस जो होगा
वहाँ पे क्या होगा, कोई न कोई रिएक्टेंट होगा। तो इस सेकंड वाले रिएक्शन से हम रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे निकाले हुए हैं। रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के बाद हमने यहाँ पे आपको ये बताया, इसी में आप इसका भी लिख सकते हैं कि रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। तो रेट ऑफ अपीयरेंस हमेशा प्रोडक्ट का होता है और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कौन होता है, रिएक्टेंट होता है, क्योंकि अपीयर किसी रिएक्शन में अपीयर प्रोडक्ट होगा और डिसअपीयर कौन होगा, रिएक्टेंट होगा। और इसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और यहाँ पे न तो स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट को भी नहीं लिखा जाता, यानी इसको आप इस तरह से मॉड में भी कह सकते हो। मॉड का मतलब कोई वैल्यू मॉड में है तो हमेशा वो क्या होगी, पॉजिटिव होती है। कोई नंबर अगर कोई भी वैल्यू को हम मॉड के अंदर लिख रहे हैं तो इसका मतलब उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, है ना। अब यहाँ पे हम यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है ना। तो थोड़ा सा हम इसको देख लें, यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट्स ऑफ ROR। तो अभी हम एवरेज की बात कर रहे हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की, इंस्टैनियस रेट ऑफ रिएक्शन की अभी हम बाद में बात करेंगे। तो पहले एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकाला जाता है, इसको यहाँ पे हमने 2 एग्जाम्पल लेके जनरल इसको बताया, आप इसको नोट कर लीजिए, तब हम आपको बताएंगे इसका यूनिट्स क्या होता है, यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो नोट कर लीजिए जल्दी। हो गया, चलिए। यूनिट्स ऑफ रेट्स ऑफ रिएक्शन, यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, हमने बताया रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू यानी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ टाइम। तो टाइम के साथ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन चेंज होता है वही क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। कंसंट्रेशन का यूनिट ज़्यादातर हम जनरली क्या लेते हैं, हम मोलरिटी, यानी हम मोलरिटी निकालते हैं। तो यानी कि जो मोलरिटी की यूनिट होती है क्या होती है, मोल पर लीटर। तो कंसंट्रेशन यानी मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। और टाइम का क्या होगा, टाइम का यहाँ लेंगे सेकंड, तो ये क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन का जो यूनिट हो गया मोल पर लीटर पर सेकंड या मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। इन केस ऑफ गैसियस स्टेट, इन केस ऑफ गैसियस स्टेट, इन केस ऑफ गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट में क्या होगा, गैसियस स्टेट में कंसंट्रेशन की जगह पे क्या यूज करते हैं, पार्शियल प्रेशर, है ना। गैस में यानी क्या यूज करते हैं, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। और प्रेशर का यूनिट क्या होता है आप जानते हैं, ETM, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ हो जाएगा, गैसियस केस में रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू प्रेशर यानी पार्शियल प्रेशर, प्रेशर अपॉन टाइम। प्रेशर का यूनिट क्या होता है, ATM। टाइम का क्या होगा यहाँ सेकंड, तो ATM सेकंड इनवर्स। तो आपने यहाँ पे यूनिट देखा मोल पर लीटर पर सेकंड, और गैसियस केस में क्या देखा, ATM सेकंड इनवर्स या ATM पर सेकंड, है ना। ATM पर सेकंड या ATM सेकंड इनवर्स। तो अब हम आपको बताएंगे इंस्टैनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो ये तो था एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टैनियस रेट ऑफ रिएक्शन, तो हेडिंग डाल देते हैं इंस्टैनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टैनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टैनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, फॉर वेरी स्मॉल टाइम, है ना।
वहाँ पे हमने क्या निकाला कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में जो डेल्टा टी की वैल्यू होती है वो काफ़ी लेस होती है। इट इज़ फॉर वेरी लिटल टाइम या स्मॉल टाइम, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, जैसे जो डेल्टा टी की वैल्यू होगी, डेल्टा टी की वैल्यू लेस देन जीरो, डेल्टा टी इज टेंथ टू जीरो, यानी डेल्टा टी की वैल्यू बहुत कम होती है, लगभग यानी वो 10 जीरो की तरफ टेंड करता है। तो यानी कि इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वहाँ पे डेल्टा टी की वैल्यू काफ़ी कम होती है। तो डेल्टा टी को जो स्मॉल टाइम है, डेल्टा टी को सपोज कर लेते हैं ये डी टी, क्या सपोज कर लेते हैं डी टी, है ना। अब जैसे कोई रिएक्शन दिया है 2A + 3B, 2A + 3B से 4C का फॉर्मेशन होता है ना। तो यहाँ पे इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैसे, देखो एवरेज में देखो काफ़ी टाइम होता है, कैलकुलेट करने के लिए काफ़ी समय होता है, लेकिन यहाँ पे डेल्टा टी की वैल्यू जो होती है काफ़ी लेस होती है। तो डेल्टा टी के प्लेस पे हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे डी टी लिखते हैं। तो 2A + 3B से 4C का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू हो जाएगा -1/2 dA, और जो कंसंट्रेशन भी चेंज होगा वो स्मॉल होगा। तो डेल्टा ए की जगह पे हम क्या लिखेंगे, dA लिखेंगे। तो dA/dt इज इक्वल टू, बाकी सब वही रहेगा। अब जहाँ पे डेल्टा लिखे थे वहाँ पे डी रहेगा, यानी फॉर वेरी स्मॉल, यानी यहाँ पे कंसंट्रेशन भी स्मॉल हो जाएगा, टाइम भी क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा -1/3 dB/dt, कोई रिएक्शन दिया है, और इज इक्वल टू हो जाएगा 1 + 1/4, प्रोडक्ट के टर्म में निकालेंगे तो प्लस हो जाएगा dC/dt। तो इस तरह से हम इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को, इसका डिटेल हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहाँ अभी केवल आप जान लीजिए कि कैसे हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं और कैसे उसको लिखते हैं, फिर इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे लिखते हैं। और इसका ग्राफिकल, इसको आप नोट कर लीजिए, इसका आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरह से देख सकते हैं। मैं आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ, आप इसको पहले नोट कर लीजिए, ये आपको समझने में काफ़ी हेल्प करेगा। जैसे मान लीजिए कोई ग्राफ हम खींचते हैं, जैसे कोई रिएक्शन लेते हैं A to B, कोई रिएक्शन है, इस तरह से फॉर्मेशन हो रहा है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्या है, रिएक्टेंट है, B क्या है, प्रोडक्ट है। तो इस तरह से पहले हम ग्राफ, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाएं आपको। तो यहाँ पे रिएक्टेंट और ये क्या है, टाइम है। तो ये ग्राफ इसका इस तरह से बनेगा, क्योंकि टाइम के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। टाइम के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो यहाँ पे हम इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन अगर किसी पॉइंट पे हम निकालना चाह रहे हैं, तो इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो यहाँ पे जैसे किसी पॉइंट, यहाँ पे हम एक स्लोप बनाते हैं, जो स्लोप होता है वही इंस्टेनियस रेट ऑफ, उसी से हम इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। जैसे मान लीजिए इस पॉइंट पे हमको निकालना है, तो यहाँ एक हम इसका स्लोप निकालते हैं और इस तरह से, और इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, हम जानते हैं स्लोप होता है, और स्लोप इज इक्वल टू कैसे निकालते हैं, स्लोप tan थीटा, है ना, पीछे आप पढ़ चुके होंगे। तो tan थीटा, और यहाँ जैसे क्या होगा, यहाँ टाइम है तो ये क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, यहाँ पे ये थीटा होता है एंगल,
ये dt हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, dr हो जाएगा। क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा और dr इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, इसको इस तरह से देख सकते हो, ये थीटा है तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan ये हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस dr अपॉन dt। dr नहीं तो यहाँ पे हमने अगर इस तरह से ले ना रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, काफ़ी आसान हो जाएगा आपके लिए, ए बी करके न ले ये ले, है ना, तो ये हो जाएगा माइनस dr अपॉन dt, माइनस dr अपॉन dt, ये हो जाएगा माइनस dr अपॉन dt। अगर हम प्रोडक्ट के टर्म में लें तो और देखिए यहाँ पे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के लिए काफ़ी समय फाइनाइट टाइम होता है और कंसंट्रेशन की वैल्यू भी काफ़ी, जो कंसंट्रेशन में चेंज होता है उसकी भी वैल्यू फाइनाइट होती है और जो टाइम होता है वो काफ़ी वो भी फाइनाइट होता है। लेकिन यहाँ पे हम किसी भी क्षण अगर देखें कि उसके कंसंट्रेशन में कितना चेंज हो रहा है तो उसको इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन करते हैं और जिस पॉइंट पर निकालना रहता है हम स्लोप की वैल्यू होती है उसी को हम कैलकुलेट करते हैं, तो वहाँ पर जो है उसका कंसंट्रेशन में क्या चेंजिंग हुई हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये रिएक्टेंट और टाइम के बीच में है। दूसरा हम इसको इस तरह से भी बना सकते हैं कि प्रोडक्ट और टाइम के बीच में भी ग्राफ खींच सकते हैं। और ये आप जानते हैं कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या होता है, इंक्रीज करता है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से है। कुछ समय बाद क्या हो जाता है, एक कांस्टेंट हो जाता है। ऐसा नहीं कि हमेशा कोई रिएक्शन जो होता है 100% कंप्लीट नहीं होता और कुछ समय बाद जाके ये जो होता है ये कांस्टेंट हो जाता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन भी क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो अगर हमें किसी पॉइंट पे यहाँ पे निकालना है, तो अगर किसी पॉइंट पे यहाँ निकालना है कंसंट्रेशन, तो उस पर हम ये लाइन ड्रॉ करते हैं और इसी का हम स्लोप को कैलकुलेट कर लेते हैं। स्लोप को कैलकुलेट कर लेते हैं तो जैसे यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा ये यहाँ पे, और ये जो थीटा की वैल्यू होगी यानी कि जो स्लोप होगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा डी पी, ये हो जाएगा डी पी हो जाएगा, यानी क्योंकि यहाँ पे हम प्रोडक्ट के टर्म निकाल रहे हैं, ये dp हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। यानी कंसंट्रेशन में जो चेंजिंग होगा dp होगा और टाइम में जो चेंजिंग होगा वो क्या होगा, dt होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ हो जाएगा, इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू dp अपॉन dt। तो ये था आपका, हमने केमिकल काइनेटिक्स आज स्टार्ट किया और कुछ आपको जो है इसका बेसिक क्या था हमने आपको बताया, केमिकल काइनेटिक्स के बेसिक के बारे में बताया और कुछ पॉइंट यहाँ पे हमने रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है इसको बताया, है ना। तो और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, और फिर इसका हमने ग्राफिकल इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफिकल ग्राफ दिखाया। अब इस पे कुछ न्यूमेरिकल हैं जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो कुछ हम न्यूमेरिकल जो है नेक्स्ट टाइम हम बताएंगे और इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।